बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज इमरान खान के आर्टिकल के हवाले से एक बहुत दिलखखेज किस्म का इंकशाफ हो चुका है कि इमरान खान का ये आर्टिकल जेल के अंदर से निकला है या नहीं। इस हवाले से आज जेल हुकाम ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करके सबको हैरान कर दिया है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन से एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा कैसे आया और इस इस्तीफ़े के पीछे वजूहात क्या हैं, हैरान कुन किस्म के आज वजूहात सामने आए हैं, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद इस्तीफ़े सामने आने वाले हैं इलेक्शन कमीशन से, इस हवाले से भी आप लोगों को कुछ अहम हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज मौलाना फज़लुर रहमान ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से जो करारदाद मंजूर हो चुकी थी, उसके हवाले से उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ वाज़ेह किया है, वो भी आप लोगों को बताएँगे। निगरान वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले एक अजीब-सा बयान उन्होंने दागा है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब में जाकर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को कैसे लताड़ा है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके साथ-साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक बार फिर दोबारा एक बयान देकर आज वो दोबारा ट्विटर की ज़ीनत बने हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का जो आर्टिकल जो इंटरनेशनल जरीदे द इकोनॉमिस्ट में जो पब्लिश हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया में एक कोहराम बर्पा हो चुका है और अमेरिका ने भी उस पर बाकायदा अपना रद्द-अमल दे दिया है। उस आर्टिकल के हवाले से बाकायदा हुकूमत पंजाब ने उस पर इन्वेस्टिगेट की कि आया ये आर्टिकल जेल के अंदर से कैसे बाहर निकला है। और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि आर्टिकल जो है वो इमरान खान ने खुद लिखा है, कोई गोस्ट आर्टिकल ये नहीं है, बल्कि इमरान खान ने खुद लिखा है और उसके बाद ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उस पर हुकूमत पंजाब और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया कि ये इमरान खान ने खुद नहीं लिखा है, ये जेल के अंदर से इस तरह का आर्टिकल लिखने की कोई परमिशन नहीं है, लिहाजा ये गोस्ट आर्टिकल है। ये बाकायदा मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बाकायदा ट्विटर में ट्वीट भी वो कर चुके थे, जिसके बाद सब लोगों ने उसको लताड़ा भी था, उनके खिलाफ किस्म-किस्म की गुफ्तगू भी की थी कि जब नवाज़ शरीफ आया तो वो भी सज़ा याफ्ता होने के बावजूद भी पूरी मीडिया मुतहरिक हो गई और फिर उसके लिए खूब कवरेज दी और उनको सरकारी प्रोटोकॉल तक भी मिला। पीटीवी ने बाकायदा उसकी लाइव कवरेज की, अभी तक उसके हवाले से खबरें चला रही हैं। तो फिर इमरान खान का एक आर्टिकल जो है वो जेल से बाहर निकाल कर उसको पब्लिक क्यों नहीं करवा सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले, उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था और ये बाकायदा उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी ट्विटर में भी। तो उसके बाद जो है बाकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी थी और तहकीकात के बाद नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जेल ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान का आर्टिकल जेल से नहीं निकला है। ये आज बाकायदा जेल हुकाम का बाकायदा मौक़िफ़ जो है ज़राए के ज़रिए कन्फर्म हो चुका है कि जेल हुकाम का ये कहना है कि आर्टिकल जेल के अंदर से निकला ही नहीं है। आर्टिकल छुपाने के बाद छपने के बाद जेल हुकाम ने मामले की बाकायदा छानबीन की, इस हवाले से पूछा, इन्वेस्टिगेट की गई कि भाई आर्टिकल कैसे बाहर निकला है। उसके बाद आज ज़राए का ये दावा है कि जेल हुकाम ने बाकायदा ये मौक़िफ़ अपनाया है उन्होंने कि इमरान खान से मिलने वाले जितने भी लोग वहाँ आते हैं, उनका बाकायदा प्रॉपर स्कैन किया जाता है और बाकायदा उनके तलाशी लेने के बाद उनको अंदर जाने की परमिशन होती है। तो ये मुमकिन ही नहीं है किसी को अंदर छोड़ा जाए, बाकायदा उसकी सबकी रिकॉर्डिंग होती है और देखा जाता है कि कोई बगैर चेकिंग के अंदर दाखिल तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बगैर चेकिंग के, बगैर उनको स्कैन करने के बगैर जो है वो अंदर कोई गया तो नहीं है। बाकायदा इस हवाले से बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया गया है। उसके बाद आज जेल हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी सूरत ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई उनके साथ मुलाकात करे, वो भी बगैर किसी परमिशन के। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जेल के अंदर से इमरान खान ने ये आर्टिकल नहीं लिखा है। ये आज जेल हुकाम ने अपना ये मौक़िफ़ वाज़ेह किया है और इंस्पेक्टर जनरल आईजी जेल खानाजात पंजाब फ़ारूक नज़ीर का ये कहना है कि जेल में मुलाकात करने वालों की मुकम्मल चेकिंग होती है और एसओपीज़ के तहत मुलाकात करने वाले खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उनके साथ कोई भी चीज़ नहीं होती है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अंदर जाना है और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करनी है और उसमें हमने अपने जो उम्मीदवार हैं,
جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں، اس کے حوالے سے باقاعدہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اس کے بعد عمران خان سے ملاقات کے لیے جو تحریک انصاف کے جو ان کے وکلاء تھے، ان کے لیے پرمیشن مل گئی کہ یہ اپنے بانی کے ساتھ جا کر ٹکٹوں کے حوالے سے باقاعدہ ملاقات کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یوں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گوہر، وہ بیرسٹر گوہر اور پھر اس کے بعد دیگر وکلاء بھی ڈاکومنٹس کے ساتھ جیل کے اندر جا چکے ہیں، لیکن آج جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ کے ساتھ اندر جانے کسی کو پرمیشن نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اندر سے عمران خان نے کوئی آرٹیکل لکھ کے بھیجا ہو۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جیل حکام یہ کس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی اندر سے کوئی بڑی سی ایک بوری میں یا کسی تھیلے میں ڈال کے تو یہ آرٹیکل کو نہیں لایا گیا ہے، 3 پیج پر مشتمل ایک آرٹیکل ہے، تو وہ تو ظاہر ہے جب عمران خان کے ساتھ ان کے وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے تو 3 پیجز پر مبنی ایک آرٹیکل عمران خان لکھ کر اپنے وکلاء کو کیا تھما نہیں سکتے ہیں کہ اس کو لے کر جائیں، اس کو پبلش کروا دیں؟ یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ جو وکلاء کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے اپنے ٹکٹوں کے حوالے سے امیدواروں کے جو ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی، اس پر ان کو ابہام نہیں تھا اور وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو لے کر اندر گئے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور اس وقت ممکن ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں، یہ پاسبل ہے۔ تو یوں آج باقاعدہ آج جیل حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ اندر سے کوئی بھی آرٹیکل باہر نہیں نکلا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج کی دوسری اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے باقاعدہ اپنے عہدے سے وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کے استعفے کے حوالے سے بہت سی چیمہ گویاں کی جا رہی ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک پری پلان کے تحت الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے باقاعدہ ان کا یہ جو استعفیٰ تھا وہ سامنے آ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید استعفے بھی سامنے آنے والے ہیں اور یوں آہستہ آہستہ الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے باقاعدہ ایک پراپر ایک ماحول بنایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی اب تو الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہی کرنے پڑیں گے۔ تو یہ خیر فی الحال چیمہ گویاں ہیں، اس حوالے سے کوئی حقیقت فی الحال اس چیمہ گویوں نے حقیقت کا روپ ابھی تک نہیں اپنایا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن جو عمر حمید تھے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیکرٹری عمر حمید کے حوالے سے ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مستعفی ہونے کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تاحال سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کا 2 سال کا جو مدت تھا وہ تقریباً گزشتہ برس مکمل ہو چکا تھا اور اس کے بعد جو ہے جولائی میں اس کا ٹینیور مکمل ہو چکا تھا، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے مزید تھوڑا اس کے عہدے میں مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع دی تھی اور ان کا یہ موقف یہ تھا کہ قابل ایک آفیسر ہے اور بڑے جان لگا کر ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ فی الحال منظور نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یوں آج یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے باقاعدہ یہ عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں، باقی ایسی کوئی وجوہات نہیں ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کی باقاعدہ ڈیٹ دے رکھی ہے اور اس وقت کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد درخواستوں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ اس میں کئی تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے کاغذات مسترد ہو چکے تھے، لیکن الیکشن ٹریبونل میں ان کے کئی رہنماؤں کے منظور بھی ہو چکے ہیں۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ سینٹ سے جو قرارداد منظور ہو چکی ہے وہ دراصل ان کے موقف کی فتح ہے اور وہ جو چاہتے تھے وہی ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بالخصوص بلوچستان اور کے پی میں ایک دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے الیکشن ممکن نہیں ہے، لہٰذا الیکشن کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کیا جائے اور اس سے کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اور نہ تو اس میں ملک کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، نہ اس میں کوئی قیامت برپا ہوگی، بلکہ کچھ وقت کے لیے الیکشن کو آگے کرنے میں ہی بہتری ہے۔ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جو سینٹ سے قرارداد منظور ہو چکی ہے وہ ہمارے موقف کی باقاعدہ فتح ہے، یہ ہم تائید کیا گیا ہے ہمارے موقف کے۔ اور ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں ہوئے تو ہمیں کمپین کرنا بھی بہت زیادہ ایشو ہے، ہم کمپین بھی نہیں کر پا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم الیکشن سے بھاگیں گے نہیں، ہم الیکشن میں حصہ ضرور لیں گے۔ جبکہ سینٹ کی جو قرارداد منظور ہو چکی ہے الیکشن کو ملتوی کروانے کے حوالے سے، اس پر باقاعدہ ناظرین ایک اور قرارداد جو ہیں باقاعدہ جماعت اسلامی کی جانب سے جمع کروائی جا چکی ہے
की सनद में जो करारदाद मंजूर हो चुकी है इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से, उसके खिलाफ ये करारदाद बाकायदा दायर की गई है कि इलेक्शन बरवक्त यानी 8 फरवरी को ही होने चाहिए। उसके अलावा एक और दरख्वास्त जो है पिटीशन दायर हो चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए जितने अरकान सनद ने जो अपना मौक़िफ़ और फिर तायद किया है और फिर जो करारदाद मंजूर की है, उनके खिलाफ बाकायदा आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बाकायदा एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची हुई है। तो कल मंडे का जो दिन है बिलखुसूस ये हफ्ता ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें बड़े-बड़े फैसले होने वाले हैं और देखना ये होगा कि इलेक्शन को मुलतवी करवाने की जो साजिश है, वो कहीं कामयाब तो नहीं होती है। उसके अलावा नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के सरेंडर करने तक कानूनी रुकावटें आएँगी। अब ये अंदाज़ा कर लें, अब 9 मई के वाक़यात में मुलविस के नाम पर तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों से तहरीक-ए-इंसाफ को छुड़वाना, अच्छा उनसे तौबा करवाना, इमरान खान से दूरी अख्तियार करवाना, यही सरेंडर है तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और यही सरेंडर के नाम पर तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म किया जा रहा है और उनको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो उनकी वजह से ऑलरेडी निगरान हुकूमत बहुत बदनाम हो चुकी है, लेकिन ये मज़ीद इस तरह के बयानात से मज़ीद एक्सपोज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, सिर्फ़ भुट्टो का है। तो यूँ इस वक़्त बिलावल भुट्टो पंजाब में हैं और वो पंजाब से कुछ सीटें निकालना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और वो चाहते हैं किसी तरीके से उनका पल्ला भारी हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक़्त पंजाब में मज़बूत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़बूत जो हैं, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ मज़बूत है। कराची में मैंने एक सर्वे की थी, चंद दिन बाद वो सर्वे पब्लिक कर लेंगे हम। वो सर्वे में भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो चाहने वाले वोटर्स थे, वो तहरीक इंसाफ के थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वक़्त पीपल्स पार्टी वहाँ बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। मौलाना फज़लुर रहमान की काबुल वो पहुँचने के बाद जो है अफ़गान नायब वज़ीर-ए-आज़म मौलवी अब्दुल कबीर से बाकायदा उनकी मुलाकात हो चुकी है और बिलख़ुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो हालात थोड़े ख़राब हो चुके हैं, उस पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है और जो बरादराना जो ताल्लुकात है उसको बहाल करने की दोबारा कोशिश जारी है। लेकिन इस वक़्त भी अफ़गानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत से हमले होने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। दहशतगर्दी उस सरहद से यहाँ आकर की जा रही है, लेकिन उस पर जो है तालिबान कोई मौसर इक़दामात उठाने में कामयाब अभी तक नज़र नहीं आया है। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक और बयान दागा है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। यानी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से कोई भी अभाम नहीं है, इलेक्शन हर सूरत होंगे और हालात जैसी भी हो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए पूरी तैयारी के साथ है। एजाज़ुल हक का कौमी यकजहती अलायंस के नाम से सियासी इत्तेहाद बनाने का आज वो ऐलान कर चुके हैं। अब ये एक नया एक ड्रामा शुरू हो चुका है और कौमी यकजहती अलायंस के नाम से चंद जमातों को बुलाया जाएगा और फिर एक नया मौक़िफ़ के साथ एक नया एक ग्रुप जो है वो सामने लाएँगे और वो आने वाले दिनों में जो मुंतखब हुकूमत होती है, उसको मुश्किल पैदा करने के लिए, उनको मुश्किलात में डालने के लिए बाकायदा इस तरह के जो अलायंस होते हैं, इनका इस्तेमाल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करती है। और मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर पंजाब में अपने टिकट्स की तक़सीम करने में अभी तक नाकाम हो चुकी है। आज फिर दोबारा इल्तवा का शिकार हुआ है और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, वो अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।